देखिए, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास की। तो मेवाड़ के इतिहास को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि राजस्थान के वो कौन कौन से क्षेत्र थे जो मेवाड़ के अंतर्गत आते थे। तो सबसे पहले उनकी बात कर लेते हैं। जैसे बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ जो है वो मेवाड़ के अंतर्गत आता था। इसके अलावा उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा तथा प्रतापगढ़ मुख्य रूप से ये जिले हैं जो कि मेवाड़ के अंतर्गत आते थे। याद रखने वाली बात यह है कि डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा जो है वो मेवाड़ के अंतर्गत नहीं आते थे। तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा को मेवाड़ के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। ये अलग क्षेत्र है जिसको हम वागड़ के नाम से जानते हैं। जैसे बात करें मेवाड़ के प्राचीन नाम की, तो मेवाड़ के हमें 3 प्राचीन नाम मिलते हैं। जैसे बात प्रागवाट तथा सीवी जनपद। तो मेवाड़ के हमें 3 प्राचीन नाम मिलते हैं, मेदपाट, प्रागवाट तथा सीवी जनपद। मेदपाट तो मेवाड़ का जो ये क्षेत्र है ये पठारी क्षेत्र है, इस कारण इसे जो है वो प्रागवाट के नाम से जानते हैं। जैसे बात करें सीवी जनपद की, तो कहते हैं किसी टाइम पंजाब में जो है ये जाति रहती थी, लेकिन वहां पर सिकंदर के आक्रमण हुआ और ये जो जाति थी सीवे योद्धे ये चित्तौड़ की तरफ यहाँ पर आ जाती है, इसलिए हम इसे जो है वो सीवी जनपद के नाम से जानते हैं। मेवाड़ में गुइल वंश का शासन था। तो अब हम बात करेंगे गुइल वंश की। जैसे यहाँ का बड़ा राजा हुआ है बापा रावल। जो पहला बड़ा राजा था गुइल वंश का वो था बापा रावल। तो सबसे पहले हम जानते हैं बापा रावल की। बापा रावल भी कहते हैं, बप्पा रावल भी कहते हैं, और इनका शासनकाल था 734 से 53 तक, 734 से लेकर 753 तक। हम बात करेंगे जैसे किन किन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके वास्तविक नाम की, कि बापा रावल का वास्तविक नाम क्या था। इसके बाद हम बात करेंगे इनके विजय अभियान की। हम बात करेंगे बापा रावल के द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई थी। इनकी राजधानी के बारे में बात करेंगे तथा बापा रावल की हमें कौन कौन सी उपाधियां मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं बापा रावल जो है वो आरित नाम के एक ऋषि हुआ करते थे, उनका अनुयायी था और उनकी गायें चराया करता था। हमारे गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि बापा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। तो ये कहते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा कि बापा रावल का वास्तविक नाम था कालभोज। सिक्का चलाया गया। एक मंदिर लखोली संप्रदाय का मंदिर है और खुद को जो है वो एक लिंग जी के बात की उपाधि
क्षत्रिय का मतलब होता है जो चारों दिशाओं को जीत लेता है। राजगुरु राजाओं का गुरु युधिष्ठिर जो है वो मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराता है, तो इसे युधिष्ठिर कहा जाता है। अब बात करें विजय अभियान की, तो 734 में जैसे बात करें उस समय चित्तौड़ में जो राजा हुआ करता था वो था मानव। तो बाबा रावल उस समय चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और मानमोरी को हरा देता है और चित्तौड़ पर जो है वो कब्जा कर लेते हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में एक जगह पड़ती है गजनी, और उस समय गजनी का जो शासक था वो था सलीम। तो बाबा रावल के समय जो है वो गजनी का राजा सलीम जो है वो भारत पर आक्रमण कर देता है, लेकिन जो बाबा रावल है वो उसको हरा देता है और गजनी तक चला जाता है हराते हुए, और यहाँ से सलीम को हटाता है तथा अपने भांजे को जो है वो नियुक्त कर देता है। जैसे हमारे जो पाकिस्तान का जो शहर है रावलपिंडी, वो इस बाबा रावल के नाम पर जो है पड़ा हुआ है। पाकिस्तान में एक शहर है रावलपिंडी, वो बाबा रावल के नाम पर है। और हमारे एक मराठी इतिहासकार हुए हैं CV वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य, वो बाबा रावल की तुलना जो है वो फ्रांस के एक सेनापति हुए हैं चार्ल्स मार्टेल, उनसे करते हैं। तो ये बाबा रावल से संबंधित प्रमुख बातें थी। इसके बाद हम अगले बड़े राजा की बात करेंगे, और यहाँ का अगला बड़ा राजा आता है अलट। तो बाबा रावल के बाद में जो बड़ा राजा आता है वो था अलट, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बात करें अलट की, तो हमें जो है वो दो जगहों से इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक है सारनेश्वर प्रशस्ति, और ये है 953 ईस्वी की, और एक है शक्ति कुमार का आठपुरा अभिलेख, ये है 977 ईस्वी का। तो अल्लट से संबंधित बातें हमें दो जगह से मिलती है, सारनेश्वर प्रशस्ति से तथा आठपुर अभिलेख से। जैसे अल्लट का हमें एक और नाम मिलता है आलू रावल, तो इनका जो है ये अन्य नाम है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सारनेश्वर प्रशस्ति की। तो सारनेश्वर प्रशस्ति से हमें अल्लट के बारे में तो जानकारी मिलती है, इसके अलावा हमें इसकी माँ के बारे में जानकारी मिलती है, और इसकी माँ का नाम था महालक्ष्मी, और इसका जो बेटा था वो था नरवाहन। सारनेश्वर प्रशस्ति से जिसे बात करें हमें जानकारी मिलती है कि अल्लट ने जो है वो अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी आहड़। पहली तो इनकी राजधानी थी नागदा, उसके बाद अल्लट अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं नागदा को, और नागदा में एक मंदिर बनवाते हैं वराह मंदिर, भगवान विष्णु का जो है ये मंदिर है वराह मंदिर। इसके अलावा सारनेश्वर प्रशस्ति से हमें वराह मंदिर के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इसमें जो है वो चंदा देने वाले कौन कौन थे, उनके नाम मिलते हैं, और चंदा देने वालों को कहा जाता है गोष्ठिक। तो ये हमें सारनेश्वर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि वराह मंदिर में किन किन लोगों ने जो है वो चंदा दिया था, और चंदा देने वालों को कहा जाता है गोष्ठिक। इसके अलावा जो सारनेश्वर प्रशस्ति से इससे हमें कार्य व्यवस्था की जानकारी मिलती है, और इससे ये भी जानकारी मिलती है कि मेवाड़ में सबसे पहले जो है वो नौकरशाही की स्थापना अल्लट ने कराई थी। तो मेवाड़ में सबसे पहले जो मंत्री रखने शुरू किए थे वो अल्लट ने किए थे। जैसे इनके मंत्रियों के नाम भी मिलते हैं यहाँ पे, जैसे बात करें मंत्रियों की, जैसे अमात्य, और अमात्य कहा जाता है प्रधानमंत्री को। इसके अलावा जैसे संधि विग्रह, बिजगादिराज, बंदीपति तथा अक्सपटलिक।
तो अल्लट ने सबसे पहले जो है और मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना करी थी, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करी थी। उनके यहाँ पर मंत्रियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे अमात्य, जिसे जो है वो प्रधानमंत्री कहते हैं, संधि वगैरह कहते हैं। युद्ध में जो समझौता करते हैं उनको जो है वो संधि वगैरह कहा गया। जो युद्ध में समझौता करने के लिए जाते हैं उनका ये प्रमुख मंत्री था। भिस्गाधिराज कहते हैं राजवेद्य को। और जो बंदीपति था ये था राजा की प्रशंसा करने वाला, राजा की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति। और अक्सपटलिक था, ये इनका प्रमुख काम था खर्च कितना हुआ तथा इनकम कितनी हुई, इसके बारे में जानकारी देना। तो इनके मंत्रियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जैसे बात करें आठपुरा अभिलेख की, तो आठपुरा अभिलेख से हमें दो जानकारियां मिलती है। एक तो अल्लट की जो माँ थी महालक्ष्मी, ये राष्ट्रकूट वंश की थी। और इसके अलावा आठपुरा अभिलेख से हमें अल्लट की पत्नी के बारे में जानकारी मिलती है, और इनकी पत्नी का नाम था हरिया देवी। और हरिया देवी जो है ये हूण राजकुमारी थी, और इसने एक गांव बसाया था हर्षपुर नाम का। तो आठपुरा अभिलेख से हमें दो जानकारियां मिलती है कि अल्लट की जो माँ थी महालक्ष्मी वो राष्ट्रकूट वंश की थी, जिसे हम राठौड़ भी कहते हैं। और इनकी पत्नी थी हरिया देवी, जो कि हूण राजकुमारी थी। और हरिया देवी ने जो है एक गांव बसाया था हर्षपुर नाम का। तो ये अल्लट के बारे में प्रमुख बातें हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले राजा की। और अगला जो बड़ा राजा आता है वो आता है जेत्र सिंह। अब हम बात करेंगे जेत्र सिंह की। और इनका शासनकाल था 1213 से लेकर 1253 तक। जैसे बात करें जेत्र सिंह की, तो इसके समय जो है एक युद्ध हुआ था, भूताला का युद्ध। तो ये युद्ध हुआ था 1227 में, जिससे किन किन के बीच में हुआ था। तो एक तरफ थे जेत्र सिंह और एक तरफ थे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश। जैसे बात करें, इसमें जेत्र सिंह के सेनापति थे बालक तथा मदन। और इस युद्ध में जो है वो जेत्र सिंह जीत जाता है। और जब इल्तुतमिश की सेना यहाँ से भाग रही थी, तो वो भागते हुए नागदा को जो है वो लूट ले जाती है, इसको तहस नहस कर देती है। और जिसे ये बात पता चलती है जेत्र सिंह को ये बात पता चलती है कि इल्तुतमिश की भागती सेना ने जो है वो नागदा को लूट लिया है और उसको जो है तहस नहस कर दिया। तो जेत्र सिंह जो है वो चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। और चित्तौड़ में उस समय परमार राज कर रहे थे, और परमारों का आकर ये चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है। तो पहली इनकी राजधानी थी नागदा, उसके बाद में अल्लट ने अपनी दूसरी राजधानी आहड़ को बनाया, और इसके बाद तीसरी राजधानी बनाता है जेत्र सिंह चित्तौड़गढ़ को। जैसे बात करें इस भूतालय के युद्ध की जानकारी हमें मिलती है। जय सिंह सूरी की ने एक पुस्तक लिखी थी, अमीर मदमर्दन। अमीर मदमर्दन। तो भूताला के युद्ध की जानकारी हमें मिलती है जय सिंह सूरी की पुस्तक अमीर मदमर्दन से, और इसमें अमीर कहा गया इल्तुतमिश को। जैसे मद का मतलब होता है घमंड, और मर्दन का मतलब होता है तोड़ देना। तो इल्तुतमिश के घमंड को तोड़ देना, और किसने तोड़ा था? जेत्र सिंह ने। जैसे बात करें जेत्र सिंह की, तो जो दशरथ शर्मा हुए हैं, दशरथ शर्मा कहते हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का जो है वो स्वर्णकाल है। जो जेत्र सिंह का जो शासनकाल है वो मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल है। तो ये जेत्र सिंह से संबंधित प्रमुख बातें थी।